तो हेलो गाइस, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स पोर्टल के जरिए सिटी में आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। आगे हमें यानजाओ को देखते हैं, उसके ऊपर भी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और एक मॉन्स्टर तो उसके ऊपर आ जाता है। आगे भाई अपने मैजिक पावर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वह देख पाती है कि उसकी पावर का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी यूज नहीं हो रहा था। हमें उसके बारे में बताते हैं कि वो एक 1 स्टार मैजिक एट्रीब्यूशन वाली होती है और उसका जो ऑक्यूपेशन होता है वो एक मेज होता है। हमें बताते हैं कि उसने अपने फर्स्ट ट्रांसफर को भी कंप्लीट कर लिया है और उसकी अभी करंट लेवल 34 होती है। तभी जो मॉन्स्टर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वह कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तभी कोई वहां पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। वह मॉन्स्टर को अपने एक ही स्लाइस में मार देता है। हम देखते हैं वो सक्सेसफुली यानजाओ को बचा लेता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जाओ थे। कैप्टन बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर ठीक हो तो तुम्हें किसी प्लेस पर जाकर छिप जाना चाहिए, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। और भाई आगे ये भी बताता है कि ये मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये पूरी प्लेस करप्ट हो चुकी है। ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल है कि जो 1 स्टार मेज या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन वाला बंदा होता है वो इनका सामना नहीं कर सकते। वो ये भी बताता है कि ये जो सीक्रेट रेल्म होती है वो रियलिटी के साथ मर्ज होना चालू हो गई। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। वो कहता है कि आखिरकार मैं इस चीज को कैसे हैंडल कर पाऊंगा। वो सोचने लगता है क्या उस बंदे ने कहा था कि जो पावरफुल मॉन्स्टर हमारे सिटी में छिपा हुआ है और जो कैथोस्ट्राट है वो किसी भी समय आ सकता है, उसकी बात यहाँ पर सही हो रही है। क्या ये वही है? तभी हम देखते हैं उसके पीछे कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस चीज को भांप लेता है और अटैक को डॉज कर लेता है। हम देखते हैं वह काफी पीछे चला जाता है। तभी वह देखते हुए कहता है, ह्यूमन क्या तुम यहाँ पर एक म्यूटेंट हो? तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो अभी पोर्टल के यहाँ पर मौजूद था, हवा में फ्लोट कर रहा था। वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं म्यूटेंट कैसे हो सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस तरीके का जो ट्रेस हूँ वो दिखता हूँ? हम देखते हैं भाई अपने एक हाथ की मदद से जो डार्कनेस की पावर है उसे यूज कर पा रहा था। वो कहता है जो पावर ऑफ डार्कनेस है मैं उसका एक गार्डियन हूँ। इस बात को सुनने के बाद कैप्टन जाओ सोचने लगता है, गार्डियन, मैंने इस बारे में पहले कभी भी नहीं सुना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पहले मुझे इस जो सिचुएशन है उसे डील करना होगा। और वह उस मॉन्स्टर या फिर उस जो ह्यूमन होता है म्यूटेंट वाला उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था और वह अपने उसी वाले हैंड से जिससे वह डार्कनेस की पावर को यूज कर रहा था कैप्टन जाओ को काफी ज्यादा पीछे मार कर धकेल देता है। कैप्टन कुछ भी नहीं कर पाते। वो कहने लगते हैं ये अच्छा नहीं है क्योंकि इस बंदे की जो पावर है वो कम से कम 3rd ट्रांसफर या फिर उससे ज्यादा ही है। मतलब कि उसके हिसाब से जो इस बंदे की लेवल है वो कम से कम 60 लेवल, मतलब कि 90 लेवल या फिर 100 लेवल के ऊपर ही मानी जाती है। वो कहता है जो मॉन्स्टर था, तुम मेरी टेरिटरी में हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने वीक लिंक पावर से मुझे हरा सकते हो? वो काफी ज्यादा हंसते हो, उसे मारने में मजा ले रहा था। वो कहने लगता है कि तुम मेरे कोई भी मैच नहीं हो, मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। कैप्टन जाओ भी समझ जाता है कि वो उस मॉन्स्टर से यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा कम थी। हम उसी म्यूटेंट वाले बंदे को देखते हैं, वह अपने एक और पंच से कैप्टन की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। कैप्टन को काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मॉन्स्टर काफी ज्यादा हंसता है और कहता है कि मैं सच में यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ। वो काफी ज्यादा हंसे जा रहा था। वो कहता है कि इस लैंड पे पाँव रखना मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील करा रहा है। ऐसा लगता है कि जो बहुत सारी पावर है मेरी बॉडी के अंदर जाते ही जा रही है। लेकिन तभी उसके नेकलेस में से कोई आवाज आती है जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। वो पावर कहती है कि तुम लॉयली ह्यूमन हो, तुम्हें इतने ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं। वह बंदा डरते हुए सॉरी बोलता है। जो यहाँ पर आवाज आ रही थी वो बताती है जो तुम्हें पावर है वो मेरे द्वारा दी गई है, बिना मेरे तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। तुम तो एक यहाँ पर जो रेंगने वाले क्रिएचर हो उसके भी लायक नहीं हो। तुम्हें मेरी काइंडनेस का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम देखते हैं वह बंदा काफी ज्यादा शौक था और काफी ज्यादा डर भी रहा था। तभी स्पेस में से एक क्रैक निकलने लगता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आता है जो कि वही डार्कनेस जिसने इस बंदे को दी है वो ही लग रहा था। वो कहने लगता है कि तुम्हें अपनी जो वैल्यू है उसे अभी प्रूव करना होगा कि तुम मेरे कुछ लायक हो भी कि नहीं। हम देखते हैं वह बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। वह उसके सामने झुक जाता है तो जो डीमन था वो कहने लगता है तुम्हें इस सिटी के पीपल को सेक्रीफाइस की तरीके से यूज करना होगा और जो मेरी डोमिनेंस है इस दुनिया में फैलानी होगी। वो काफी ज्यादा ईवल था। जो बंदा था वो भी डरते हुए समझ जाता है और कहता है कि यहाँ पर मास्टर मैं यहाँ पर ऐसा ही करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं
जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर कुछ ही समय के लिए गया था, आखिरकार इस दुनिया में क्या हो चुका है। उसके सामने जो सारी प्लेस थी वो तबाह हो चुकी थी, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, मॉन्स्टर यहाँ पर घूम रहे थे। तभी जो एक मॉन्स्टर था वो उसे देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा जो एमसी था वह बड़ी आसानी से अपनी अर्थ मैजिक स्किल का यूज करने के कारण उसे बड़ी आसानी से मार देता है। वो कहने लगता है कि ये तो वही स्किल है जो मैंने अभी कल ही परचेज की थी। वो बताता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने कल पैसे खर्च करने के बाद कुछ जो वेपन्स है उन्हें खरीद लिया था, जो कि यहाँ पर पर्पल क्लास की स्किल थी। वो बताता है कि जो अर्थ मैजिक का बोनस है वो मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार है, मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। हम देखते हैं वह उस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वह देखता है कि बाहर की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो रखी थी, पूरी जो प्लेस थी वह करप्ट हो जाती है। और साथ ही में एक जो मॉन्स्टर था वो एक बंदे को मारते हुए घूम जा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर देख लेता है कि यहाँ तो कुछ जो इंसेक्ट हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, और वो एमसी की बात कर रहा था। वो उसी की तरफ बढ़ने लगता है और एक अटैक तैयार करके उसके ऊपर करने लगता है। हम देखते हैं एमसी कुछ भी नहीं करता और वह उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एमसी अपनी पावर को यूज करने लगा था और जो मॉन्स्टर था वह उसे नहीं मार पा रहा था। जो मॉन्स्टर था वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे अटैक को ऐसे इजीली डिफेक्ट कैसे कर सकते हो, तुम मेरी पावर को ब्लॉक कैसे कर पा रहे हो। तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड था और साथ ही में उसे पसीना भी आने लगा था। तभी हम डीमन को देखते हैं, वो कहने लगता है कि जो डार्कनेस की इतनी ज्यादा पावरफुल पावर, वो सोचने लगता है कि ये तो मेरी पावर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। इस बात को सुनने के बाद जो नीचे म्यूटेंट वाला बंदा या फिर मॉन्स्टर का है वो भी घबरा जाने लगा था। जो डीमन था वो कहने लगता है इसकी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और वह और भी ज्यादा घबराने लगता है। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो डार्कनेस की काफी ज्यादा पावर को यूज कर रहा था। तभी जो डीमन था वो कहने लगता है नहीं, इसकी पावर ही ज्यादा नहीं है, बल्कि मैं इसकी पावर जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग है उससे मैं डेथ ऑरा को भी फील कर पा रहा हूँ। वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी एमसी कहता है ऐसा लगता है जो गाय तुम्हें यहाँ पर पावर दे रहा है वो फॉरबिडन कर्स को इस सिटी में यूज करना चाहता था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी आंखों को खोलता है और उसके जो पावर थे उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। हम देखते हैं वो अपने हैंड में जो वो ब्लैक मैजिक को यूज कर पा रहा था, जो डार्कनेस की पावर थी वह कंप्लीटली गॉन हो जाती है। वह बंदा सोचने लगता है कि उसने मेरी पावर को इतनी आसानी से सेटल कर दिया। जो बंदा था वह अपने लीडर को चिल्लाने लगता है, क्योंकि पता था कि बिना डार्कनेस के पावर के वह इतनी आसानी से फाइट नहीं कर सकता। जो डीमन था वो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से कहने लगता है कि जिस बंदे को तुम रीच करना चाहते हो वो अपनी सर्विस बंद कर चुका है और तुम्हें इस मैटर में खुद ही डील करना चाहिए। हम सभी मॉन्स्टर को देखते हैं, वह पोर्टल के जरिए वापस जाने लगते हैं, क्योंकि जो पोर्टल था वह बंद होने लगा था और वह पोर्टल बंद हो जाता है। जो बंदा था वो कहने लगता है मेरी पावर जा चुकी है, आखिरकार तुमने मेरी पावर के साथ क्या कहा। उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हम हमारे एमसी को देखते हैं, वो एक डीविल स्माइल देता है। आगे हमें नरेटर बताता है कि जो म्यूटेंट्स होते हैं उन्हें अवेकनिंग के दौरान एक हिडन प्रोफेशन मिल जाता है जिसे डार्कनेस कहते हैं, और इस वजह से वो डार्कनेस की कुछ पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यूज कर सकते हैं। हमें बताते हैं कि जो एक ऑर्डिनरी सेम लेवल का बंदा होता है और लेकिन जिसके पास डार्कनेस की पावर होती है वह उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो ऑर्डिनरी बंदा था वो उसके सामने कभी भी नहीं कर सकता। जो डार्कनेस की पावर की प्रोटेक्शन होती है वह उस बंदे को दी जाती है। आगे हमें वही जो मॉन्स्टर तो बताया जाता है उसे हमारा एमसी मार देता है। वो कहने लगता है ये चीजें काफी ज्यादा ट्रबलसम होती जा रही हैं। हम देखते हैं उस बंदे के मरने के बाद बहुत सारी लूट भी वहां पर आ जाती हैं। वो कहता है लकीली मैं यहाँ पर बिना डिफेंस को फोकस किए हुए ऑफेंस पर फोकस कर सकता हूँ। वह बोलता है कि यहाँ पर क्विकली मुझे सारी की सारी जो चीजें हैं ग्राउंड पर डली हुई हैं उन्हें उठा लेना चाहिए। अगर कोई मुझे इस प्लेस पर देख लेता है तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम सोलिटरी शैडो को देखते हैं। उसके साथ उसकी एक साथी भी मौजूद होती है जो कहती है कि जो मॉन्स्टर थे वो रिट्रीट कर चुके हैं और जो इन्वेजन ऑफ द रिल्म था वो भी डिसअपियर हो चुका है। जो सोलिटरी शैडो थी वो सोचने लगती है कि आखिरकार इस तरीके से ट्रू डिस्ट्रक्टिव स्केल का यूज करना एक इंटरमिशन जो कि रिल्म ऑफ रियलिटी में चेंज होने लगा था, आखिरकार वो हमेशा सडनली अपीयर हो जाते हैं और सडनली डिसअपियर हो जाते हैं। जो एनिमी है आखिर वो क्या चाहता है। तभी वह अपने साथी से कहती है कि सारी जगह जो चीजें हैं वो कैसी चल रही हैं। तो वह लड़की बताती है बेसिकली सारी चीजें सेफ है, लेकिन जो साउथ सिटी में
जो टीम गई हुई थी उन्हें काफी ज्यादा लॉसेस को सफर करना पड़ा। उनकी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो जो सोलिटरी शैडो थी वो कहने लगती है साउथ टीम ऑफ द सिटी। वहां पर तो जो कैप्टन जाओ हैं वो उस एरिया के इंचार्ज थे, वह बोलने लगते हैं हमें भी वहां पर देखने के लिए चलना चाहिए। तभी हमें उसी मॉन्स्टर के पास एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है इसकी जो सारी चीजें हैं वो ले ली गई हैं, आखिरकार इसे किसने मारा था। हमें बताते हैं उस बंदे का नाम डुएन होता है। तभी वहां पर सोलिटरी शैडो अपनी साथी के साथ पहुंच जाती है। वो कहने लगती है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर हिलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन तभी हम डुएन को देखते हैं। वो कहने लगता है कि नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं क्लाउड रिल्म का एक मेंबर हूँ। तभी जो सोलिटरी शैडो थी वो कहने लगती है कि जो क्लाउड रिल्म जो अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से फाइटर से भरी हुई है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी डुएन कहने लगता है तुमने सही कहा। सोलिटरी शैडो कहती है कि तुम तो हमेशा जो साइलेंट में ट्रेवल करते हो, आखिरकार तुम्हें अपीयर होने की क्या जरूरत पड़ी और तुम इस प्लेस पर क्या कर रहे हो। तभी बताता है कि मैं इस बंदे की वजह से आया हूँ। ये बंदा पहले ओरिजिनली हमारे ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन इसने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर बेट्रेड कर दिया। वो बताता है कि इसने जो सीक्रेट रिल्म ऑफ रियलिटी है बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हमारे कैंप में असोल्ट करने के लिए भी लेकर आया था, लेकिन वहां पर हमारे जो सभी साथी थे वो मारे जा चुके थे। बहुत ही कम सर्वाइव यहाँ पर मौजूद थे। तभी जो सोलिटरी शैडो की साथी होती है वो कहने लगती है क्या ये यहाँ पर सेम चीज नहीं है जो कि अभी अभी यहाँ पर हुई है। उसका मतलब था कि जो यहाँ पर रियलिटी में जो सीक्रेट रिल्म थी वो मर्ज होने लगती है। सोलिटरी शैडो कहती है क्या तुम्हें पता है कि रिल्म इन्वेजन किस तरीके से स्टॉप हुआ, क्या बंदा को तुमने यहाँ पर मारा था। भाई इसी बारे में पूछ रहा था, लेकिन इसी बात को जो डुएन था वो भी उससे पूछता है मुझे नहीं पता क्या इन लोगों को तुमने मारा है। वो कहने लगती है हमें भी इसी बारे में कुछ नहीं पता। जो डुएन था वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो आगे बताता है कि इस बंदे को हमेशा जो रिल्म है उनकी स्पेस में हिडन करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। ये बंदा काफी ज्यादा कनिंग था। आखिरकार इसने इसे फाइंड करना मैंने भी कई बार सोचा था, लेकिन ये हर बार जो रिल्म थे उसके अंदर छुप जाता था और हमेशा मुझसे बच के भाग जाता था। मैं भी उसे नहीं ढूंढ पाया। तभी जो सोलिटरी शैडो थी वो कहने लगते हैं कैप्टन जाओ एक ऐसे बंदे थे जिनके पास थर्ड ट्रांसफर की स्ट्रेंथ थी, लेकिन उनका जो पूरा राइट आर्म है वो कंप्लीट से वाइप आउट कर दिया गया है। वो ये भी सोचते हैं कि डायरेक्टली एनिमी को मारना और जो रिल्म का इन्वेजन है उसे स्टॉप करना। आखिरकार इस क्यूआन सिटी में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। इसी चीज को डुएन भी सोच रहा था। वो दोनों ही एक सेम चीज को सोच रहे थे। तभी सोलिटरी शैडो यहाँ पर डुएन से कहती है कि आखिरकार अब तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो कहने लगता है कि मैं किसी चीज को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। आगे हमें नीफेंग का घर दिखाया जाता है जो कि हमारा एमसी है। हम नीफेंग को देखते हैं, वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो बताता है कि उस बंदे ने एक्चुअली में यहाँ पर 2 ऑरेंज लेवल के सेट इक्विपमेंट को ड्रॉप किया है जो कि फाइटर प्रोफेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमें दिखाते हैं कि जो इक्विपमेंट था उसका टॉप एंड पैंट दोनों ही मौजूद थे जो कि ऑरेंज लेवल का इक्विपमेंट था और उसे रिक्वायरमेंट चाहिए होती है 120 लेवल की, तभी वो इस चीज को पहन सकता है। वो कहने लगता है कि बॉस को डिफीट करने से अच्छा इस बंदे को डिफीट करना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है। वो बताता है कि उसने इन सेट को पहन के नहीं रखा था, ऐसा लगता है कि उसकी जो लेवल थी वो इस सेट के हिसाब से सही नहीं थी। वो इसी बारे में सोच रहा था। वो बोलता है अदरवाइज मुझे उसे डिफीट करने के लिए अपने फॉरवर्डन टेक्निक का यूज करना होगा। वो तभी कहता है कि जो पेंडेंट मुझे उसकी तरफ से मिला था वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज लिख रहा है, ना ही इसकी कोई क्वालिटी है और ना ही इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे पता है। हमें बताते हैं सिस्टम उसके इन्फॉर्मेशन को अननोन बता रहा था। वो काफी ज्यादा सोचने लगता है और कहता है आई होप इसमें कोई एंशिएंट गॉड छिपा ना हो। वह उसको झुलाकर देखने की कोशिश करता है आखिर क्या इसके अंदर है। तभी हम पेंडेंट को देखते हैं और पेंडेंट के अंदर से हम देखते हैं एमसी को कोई देखे जा रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर था जिसने इस रिल्म में इन्वेजन करने की कोशिश की थी। वो कहने लगता है कि लकीली मैंने काफी ज्यादा फास्ट तरीके से रिएक्ट किया और रिल्म को बंद कर दिया। अगर हम यहाँ पर डिस्कवर हो जाते तो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। हम देखते हैं वहां पर और भी मॉन्स्टर्स मौजूद थे जो कि नीफेंग को एक ग्लोब के जरिए देख रहे थे। तभी ग्लोब के अंदर से नीफेंग भी देखता है। वो कहने लगता है कि मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ कि अगर इसके पेंडेंट के अंदर क्या कोई एंशिएंट गॉड छिपा हुआ है। उसे देखने के बाद जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहने लगता है कि जो सारे कनेक्शन है इस लोकेशन से वो सारे के सारे कट ऑफ कर दो। सारे मॉन्स्टर भी घबरा जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वो कहने लगता है वाओ ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मैं तो काफी ज्यादा डर गया, मुझे लगा था कि मैं आज मारे जाने वाला हूँ। आखिरकार वो हमें सेंस कैसे कर पा रहा है।
तभी हम सिटी हॉस्पिटल में देखते हैं और हॉस्पिटल के अंदर हम कैप्टन जाओ को देखते हैं, जो कि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी। तभी वहां पर जो सोलिटरी शैडो और उसके साथ में एक बंदा और मौजूद था। कैप्टन जाओ बताने लगता है, एज सुन एज एनिमी ने उस बंदे को देखा, वो इमिडिएटली ओपन रिल्म को ओपन करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। हम देखते हैं वो दुएन के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर नीफेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो सोलिटरी शैडो कहती है, इंडीड जो उस बंदे की पावर स्ट्रेंथ थी वो मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं थी। कैप्टन जाओ भी यही सोच रहे थे। तभी उनके साइड में एक बंदा था, वो कहने लगता है अगर उस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो एक मिस्टीरियस रिल्म को भी यहाँ पर इजीली टेक डाउन कर सकता है, तो वो काफी ज्यादा बिग शॉट हो सकता है। सोलिटरी शैडो कहने लगती है अभी तो यहाँ पर यही केस लगता है। वो ये भी कहती है परहैप्स वो यहाँ पर कुछ उस प्लेस से गुजर ही रहा था, या फिर वो पहले सेकुलिज्म में हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो जो मिस्टीरियस बिग शॉट है वो डेफिनेटली किसी जगह पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम कुछ जो ऑर्डिनरी मैजिक के स्ट्रेस को वहां पे अलग कर दें, तो वहां पर बैटल फील्ड में हमें कोई भी स्पेशल पावर को ट्रेस नहीं कर सकते। कैप्टन जाओ कैसा है कि अगर हम उसको रीमेजर करें तो जो बिग शॉट है वो हमारे साथ ही यहाँ पर रह रहा होगा। तो इस बारे में सोचकर ही मुझे काफी ज्यादा सेफ महसूस हो रहा है। लेकिन तभी वह ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है शायद हम इसे ज्यादा ही एग्जैजरेटेड कर रहे हैं, और मेरे पास एक आइडिया है। सोलिटरी शैडो सुनती है, वह बंदा कहता है अगर यहाँ पर जो डार्क पावर के रेमिनेंट हैं वो बैटलफील्ड में लास्ट नाइट के अभी भी मौजूद है, तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स थे वो एक रिल्म से आए हुए थे जो कि पावर को यूज कर सकते हैं। वह बंदा कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं सोचूं कि जो मिस्टीरियस बंदा है वो भी अगर म्यूटेंट हो, तो अगर वो भी डार्क पावर को यूज कर सकता है, तो जो टू डेवेस्टिंग स्पेल्स थी वो इतनी ज्यादा कॉजुअलिटी को यूज नहीं कर सकती। वो इसी बारे में सोच रहा था क्या जो मिस्टीरियस बंदा है उस आगे वो कुछ बोल पाता, लेकिन कैप्टन जाओ बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन हम सोलिटरी शैडो को देखते हैं, वो भी इसी बारे में सोच रही थी। लेकिन तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर नीफेंग को एक प्लेस पर देखते हैं, वहां पर दो गार्ड भी मौजूद थे। वो कहता है कि हेलो, मेरे जो जो चेंज का टास्क है वो इस प्लेस पर होने वाला है, क्या मैं यहाँ पर निकल सकता हूँ? और आगे हमें एक प्लेस दिखाई जाती है। जो हमारा एमसी था वो कहने लगता है ये तो टेंपल ऑफ रेजिस्टेंस। वो आगे बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन पीछे हमें एक बंदा दिखाते हैं जो उसके पीछे लगा हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि दुएन था। वो बताता है कि कुछ दिन पहले मैं एक्सचेंज सेंटर पे गया था, जहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने नीफेंग को पुअर होने के कारण उसे इस स्टोर में कुछ भी नहीं दिखाया था। भाई कहने लगती है कि ये मास्टर वांग है, उनके पास लेके चली जाती है और कहती है मास्टर वांग ये जेंटलमैन तुम्हें देखना चाहते थे। मास्टर वांग काफी मुस्कुराते हुए कहता है मैंने सुना है कि तुम जो फोर्ड ट्रांसफर सेट है उसे खरीदना चाहते हो, जो कि फाइटर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अभी हम उसी लड़की को देखते हैं। वो कहने लगती है कि इसकी जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है और साथ ही में जेनरस है, और इस बंदे के पास काफी ज्यादा पैसा है। अगर मैं इसके साथ सेटल हो जाऊं तो मुझे फ्यूचर में किसी भी चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी मिस्टर वांग कहते हैं कोइंसिडेंटली मेरा जो एक कस्टमर है वो इसी के सेट को जो फोर्ड ट्रांसफर सूट है उसे बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास सिर्फ केवल दो ही मौजूद हैं जो कि पेयर में आते हैं, टॉप और पैंट्स। तो सुनने के बाद जो दुएन का वो कहने लगता है आखिरकार वो पर्सन कहाँ पे है। तो मिस्टर बांग बताते हैं कि उसे आज कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता। उसकी इस बात को सुनने के बाद जो दुएन था वो सोचने लगता है कि फोर्ड ट्रांसफर के दो पीसेस जो टॉप और पैंट है, आल्दो जो सारी की इन्फॉर्मेशन है वो इस चीज को डिसाइड नहीं करती कि वही ये बंदा है, और जो मेरे डाउट है उसे कंफर्म नहीं करती। लेकिन इस पर्सन ने जो सूट को मेंशन किया है वो ज्यादातर ऐसा ही हो सकता है कि जो वो सारे के सारे मास्टर के रेलिक हो सकते हैं। आगे वो मिस्टर बांग से कहने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जो ओल्ड कस्टमर है वो तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, मैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए पे कर सकता हूँ। मिस्टर बांग को देखते हैं, वो काफी ज्यादा हिचकिचाने लगता है और वो कुछ नहीं बताता। लेकिन तभी वो सोचने लगता है वेट अ मिनट, आखिरकार ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कोइंसिडेंशियल कैसे हो सकती हैं। जो लड़की थी वो इसी चीज को गौर कर रही थी। मिस्टर बांग सोचते हैं कि अभी अभी जो नीफेंग था वो सामान को जो सूट को बेचने के लिए आया था, और तभी जो जेंटलमैन है वो आ जाता है उस चीज को खरीदने के लिए। क्या सारी चीजें यहाँ पर प्लान हो रखी हैं। लेकिन जो मिस्टर वांग थे आगे कहते हैं कि अभी मुझे यहाँ पर याद आया कि वो एक नियर बाय सिटी में जाने वाला है जहाँ उसे कुछ काम है। अगर हम उसे कॉल करते हैं तो उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। और मिस्टर बांग कहते हैं क्या वो जेंटलमैन यहाँ से जा चुका है। वो लड़की कहती है हाँ मैंने उसे छोड़ दिया। तभी वो लड़की कहती है कि मिस्टर बांग आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। हम मिस्टर बांग को काफी ज्यादा टेंस देखते हैं। भाई कहने लगता है कि हमने जो नीफेंग है उसके बैकग्राउंड को चेक करने के लिए किसी को उसके पीछे लगा कर रखा है। वो बताता है उसके जो पेरेंट्स है दोनों ही वन स्टार
ऑर्डिनरी प्रोफेशनल हैं, साथ ही में वो एक इंसिडेंट के दौरान डिसअपियर हो गए थे जब नीफेंग काफी ज्यादा छोटा था और अभी वो अकेले ही रहता है। उसने 7th मिडिल स्कूल को यहाँ पर अटैक किया है जो कि सिटी में, और अवेकन उसने 18 साल की उम्र में किया था और वो सिर्फ एक वन स्टार प्रोफेशनल है। जो वो लड़की थी वो कहने लगती है, जैसा कि मैंने सोचा था वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, मैंने तो यहाँ पर सोचा था कि वो ऑरेंज लेवल के इक्विपमेंट को लेके आ सकता है तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होगा, लेकिन किसने सोचा था कि वो एक रविश होगा। वह सोचने लगती है कि मैं हमेशा से सोचा करती थी आखिर उस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसे देखकर ही वो काफी ज्यादा पुअर लगता था और जो सारी चीजें हैं अब वो एक्सपोज हो चुकी हैं। तभी वह मिस्टर बांग से कहने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वो सारी की सारी जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो कहाँ से लेकर आ रहा था जो हमने उसे खरीदी हैं। जो वन स्टार प्रोफेशनल होता है वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को यहाँ पर कहाँ से लेके आ सकता है। मिस्टर बांग भी कहने लगते हैं यही तो प्रॉब्लम है। भले ही उसकी जो फ्रेंड है वो डॉटर ऑफ बांग फैमिली की ग्रुप की है, लेकिन जो बांग फैमिली है उसे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करती। तभी जो लड़की थी वो उस दुएन के बारे में सोचने लगती है कि जो बिग शॉट है, जो कि दुएन को कह रही थी, वो अभी काफी ज्यादा अनहैप्पी लग रहा था। तभी वो कहने लगते हैं, मेट जो नीफेंग है वो उसका जो सूट है क्या उसने यहाँ पर कहीं से चुराया है, और शायद उसने दुएन से चुराया है। तो मिस्टर बांग कहने लगते हैं कि अगर ऐसा भी बात है और मुझे भी लगता है कि उसने यहाँ पर चुराया है, तो प्रोबेबली अगर उसने चुराया भी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी यहाँ पर लीगल जरिए से लेकर आया है। मुझे लगता है उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर की है। ऐसा लगता है इस टाइम उसने किसी बिग शॉट को प्रोवोक कर दिया है जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। और जो मिस्टर बांग था वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। अभी हम उस लड़की को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि अगर दुएन को वो बंदा मिल जाता है, क्योंकि दुएन यहाँ पर फोर ट्रांसफर एक बंदा है, वो यहाँ पर वन स्टार मैजिक बड़ी आसानी से पीट सकता है। और वह यही सोच रही थी कि वो बड़ी आसानी से नीफेंग को यहाँ पर मार देगा। वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। वो हंसते हुए कहने लगती है कि यहाँ अगर तुम किसी के यहाँ से चीजों को यहाँ पर स्टोल करते हो तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम नीफेंग को देखते हैं। जो दुएन था वो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वो सोचने लगता है कि ये बिलीव करना काफी ज्यादा हार्ड है कि एक इतना ज्यादा यंग पर्सन एक रिल्म के इन्वेजन को रोक सकता है। आफ्टर ऑल अगर वो पर्सन मेरे मास्टर भी होते जिन्होंने यहाँ पर रिल्म बॉस के कारण डिफीट कर दिया था, तब कुछ यहाँ पर अलग ही बात होती। वो कहने लगता है कि मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मास्टर के रेलिक है इसी के हैंड में होने चाहिए। वो बहुत क्लोजली उसके साथ फॉलो करते जा रहा था। वो कहने लगता है अगर ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई पर्सन इसके पीछे से इसकी मदद कर रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं वह टेंपल के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे थे। वो कुछ छोटे मॉन्स्टर को मारते जाता है। तभी वह अपने जो क्लोथ्स थे उन्हें चेंज करने लगता है। दुएन भी देख रहा था कि वो अपने आउटफिट को चेंज करने वाला है। उसके जो इक्विपमेंट उनके जरिए हम थोड़ी बहुत उसकी पावर का पता लगा सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं और वो भी देखता है कि उसने सिर्फ एक ऑर्डिनरी जो क्लोथ्स थे उसे पहन रखे थे। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था। वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है ये तो बस यहाँ पर एक स्टूडेंट ही है जो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ है। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो अभी भी डिस्गाइज में मौजूद है? वो अपनी पावर को किसी को बताना नहीं चाहता। तभी दुएन कहने लगता है ऐसा ही है। अगर एक जो बंदा उसकी एज काफी ज्यादा कम है तो वो अपने डिस्गाइज को काफी ज्यादा अच्छे से रखेगा ताकि वो लोगों की सारी अटेंशन है उसे ग्रैब ना कर ले। इस कारण से वो उसे क्राउड में इजीली मूव करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वो कहने लगता है उसने इंटेंसली अपने ब्रेयर हाउस को हाइड करके रखा है। ऐसा लगता है कि वो अपनी स्किल को यहाँ पर शो नहीं करना चाहता और उसने मुझे यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि पहले से यहाँ पर भांप लिया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे उसे अलर्ट करना नहीं चाहिए और मुझे इतने पास से उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। वो कहने लगता है वैसे भी मैं अपनी मार्क स्किल है उसके ऊपर लगा देता हूँ, और वह अपनी टेक्निक के कारण उसे देखता है कि जो उसका यूजुअल अपीयरेंस है जो कि उसने देख रखा है, उसी वजह से वो चाहे कोई सा भी डिस्गाइज को क्यों ना रख लेता हो, वो अपने आई की पावर की मदद से उस बंदे को आसानी से पहचान सकता है। हम देखते हैं वो टेंपल के अंदर जाने लगता है। जो दुएन था वो कहने लगता है कि मॉन्स्टर इस रिल्म के अंदर कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहा है। जो नीफेंग था वो टेंपल के अंदर एंटर कर जाता है। तभी वो किसी चीज से काफी ज्यादा शॉक था। वहां पर एक जो एंटर करते ही एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो काफी ज्यादा दिखने में पावरफुल लग रहा था और इस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड था, लेकिन वह अपने एक बैरियर की मदद से उसे आसानी से रोक लेता है। और इस चीज को देखने के बाद दुएन काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहने लगता है एक एब्सोल्यूट डिफेंस जो कि यहाँ पर तुम कुछ भी कर लो वो ब्रेक थ्रू नहीं किया जा सकता। वो काफी ज्यादा
ज्यादा शौक था। वो कहने लगता है कि मॉन्स्टर को अवॉइड करने की उसे कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, मॉन्स्टर उसे खुद ही अवॉइड कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली काफी ज्यादा सिंपल नहीं है। तो अभी भी उसे छुप कर देख रहा था। जो मॉन्स्टर थे वो सारे उससे भागे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो सीधे ही यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है। डुएन सोचने लगता है कि ये तो अब 1-on-1 फाइट होने वाली है, लेकिन तभी हम मॉन्स्टर को देखते हैं। उसके सामने नीफेंग खड़ा हुआ था। वो कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। डुएन सोचने लगता था। हम डुएन को देखते हैं। भाई सोच रहा था कि आखिरकार इतना ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो एक लो लेवल के बॉस के साथ में फाइट क्यों करना चाहेगा। लेकिन हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही थी। डुएन भी यही सोचता है कि बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, आखिरकार वो मूव क्यों नहीं कर रहा। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वह बिल्कुल भी मूव नहीं करता। नीफेंग सोचने लगता है ये मिशन गाइड बहुत ही ज्यादा जो उन्होंने मेंशन किया था इससे काफी ज्यादा इजी है। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो काफी ज्यादा डर रहा था। नीफेंग साइड से निकल जाता है। डुएन सोचने लगता है कि आखिरकार वो बॉस मॉन्स्टर के अलावा किस चीज को देख रहा था। तभी नीफेंग एक प्लेस पे पहुंच जाता है और कहता है कि उस चीज को यहीं पर होना चाहिए। तभी हमें वहां पर एक एंजल दिखाते हैं जो कि ऊपर मौजूद था। नीफेंग भी वहीं पर पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद हम देखते हैं जो एंजल था वो अपनी आई से पावर निकालने के बाद नीफेंग को देख लेता है। तभी नीफेंग यहाँ पर महसूस करता है कि जो एंजल था वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि नीफेंग के कारण वो भी डर रहा था। लेकिन उसे पता था जो नीफेंग है वो सिर्फ उसी के लिए आया है। नीफेंग कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर भागना चाहते हो। वो भी उसके पीछे पड़ जाता है। इस चीज को डुएन भी देख रहा था। वो कहने लगता है कि ये यहाँ पर एक हिडन बॉस है, आखिरकार जो वो नीफेंग है उसे कैसे पता। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है इस चीज तरीके की जो चीजें हैं वो तो इम्पॉसिबल है। अभी हमें मिशन बताया जाता है। जो उसका मिशन था वो स्टार्ट हो जाता है। उसे इस हराने के बाद उसका जो एम्बलम है उसे हासिल करना है। इस चीज को देखने के बाद नीफेंग काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो कहता है कि जिस चीज की मुझे तलाश थी, जो एक एस रैंक मिशन है, वो यहाँ पर हासिल ही हो गया। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। अभी हम एंजल को देखते हैं। वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है ये काफी ज्यादा स्कैरी है। वो बहुत ही ज्यादा डरा था। वो बताता है कि जो रिल्म है वो मेरे ही रिल्म है, मैं उसका बॉस मॉन्स्टर हूँ, आखिरकार मैं कहाँ जा सकता हूँ। हम देखते हैं वो सीधे रिल्म से निकलते हुए टेंपल के ऊपर जा रहा था। लेकिन टेंपल के ऊपर हम बहुत सारे थंडर को देखते हैं। जो एंजल था वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो नीफेंग से यहाँ पर बच जाए, लेकिन नीफेंग अपनी पावर की मदद से थंडर को प्रोड्यूस करता है और साथ ही में अपने डार्क पावर का भी यूज कर रहा था। हमें बताते हैं उसने अपने थंडर डिसेंडेंट डार्क टर्बो नाम की स्किल को यूज किया था, जो कि थंडरफॉल ट्रांसफॉर्म को समन कर सकता है, जो कि हेवेंस की पावर मानी जाती है। हम स्काई में एक आई को देखते हैं जिससे बहुत सारी थंडर निकल रही थी और उसी थंडर में एंजल भी आ जाता है और इस कारण से उसका पूरा नामो निशान बिगड़ जाता है। देखते हैं वह एंजल के साथ साथ पूरी रिल्म को तबाह कर देता है और इस चीज को करने के लिए नीफेंग को ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती और जो टेंपल था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद जो डुएन था वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का मैजिक था जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैंने इस तरीके की पहले चीजें कभी भी नहीं देखी। ये तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जा चुका। वो कहने लगता है कि जो बिग शॉट है उसकी स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली मुझसे और मेरे मास्टर से कहीं ज्यादा आगे है। जैसा कि मैंने रूमर सुना कि जो एट टर्न पावर हाउस होता है वो एक्चुअली में यहाँ पर मौजूद है। 8 टर्न पावर हाउस का मतलब कि लगभग 250 लेवल्स के ऊपर ही माना जाता है, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आगे हम नीफेंग को देखते हैं। वो कहने लगता है कि जब मैं अपने जो पहले टास्क है उसे कंप्लीट नहीं करता तो वह उसको मारने के बाद भी मेरी जो लेवल है वो आगे इंक्रीज नहीं कर सकती। ये तो काफी ज्यादा वेस्ट है कि मैंने इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट को वेस्ट कर दिया। तभी वो उनकी सारी जो लूट थी उसे ले लेता है और कहता है जो एम्बलम है वो मेरे हाथ में आ चुका है और अब मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। हमें बताते हैं वो होली एम्बलम होता है जो कि कंज्यूमेबल होता है। क्वालिटी उसकी ऑरेंज ही होती है जो परमानेंटली किसी के भी एट्रीब्यूट को 8% प्लस कर देता है और साथ ही में इंक्रीज कर देता है। जो रिकवरी इफेक्ट होते हैं वो भी 100%। तभी जो नीफेंग था वो अपने टेलीपोर्टेशन स्कॉल का यूज करने के बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन डुएन तभी उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि बुकशॉट जरा एक मोमेंट के लिए रुको। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद जो नीफेंग था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है क्या ये पर्सन ये कब से यहाँ पर मौजूद है, क्या इसने सारी चीजों को देख लिया।
वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, लेकिन उसके उस तरीके के एक्सप्रेशन को देखने के बाद डुएन भी और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है जो बिग शॉट के एक्सप्रेशन है वो मुझे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहे हैं, आखिरकार अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी वो बहुत ही पोलाइटली तरीके से कहने लगता है, बिग शॉट प्लीज यहाँ पर गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन उसका इस तरीके का बिहेवियर देखकर जो एमसी था वो भी सुनने लगता है। तभी उन्हें यहाँ पर कुछ चीज की आवाज आती है। वो सभी एक ही डायरेक्शन में देखने लगते हैं। नीफेंग कहता है ये तो अलार्म की आवाज थी। तभी वो कहता है कि हमें पहले यहाँ से चलना चाहिए, फिर बाहर जाकर हम बात करेंगे। और वह अपने स्क्रॉल का यूज करने के बाद दोनों ही उस प्लेस से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक प्लेस पर दोनों ही दिखाए जाते हैं। उनके बीच में बहुत सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन शॉर्टली हमें बताया जाता है। नीफेंग कहता है कि तुम मुझे शुरुआत से फॉलो कर रहे हो। तो डुएन कहता है कि हाँ, इसके लिए मैं काफी ज्यादा माफी मांगता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा तुम्हें फॉलो करने के लिए कोई भी गलत मतलब नहीं था। मैं तो बस एक चीज को कंफर्म करना चाहता था। आफ्टर ऑल तुम काफी ज्यादा यंग दिखते हो और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखता तो मैं कभी भी इस बात पे विश्वास नहीं करने वाला था। नीफेंग उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। वो डुएन था वो बताने लगता है, इवन दो जो मेरे मास्टर हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने भी उस टाइम उस जो फाइट थी उसमें अपनी लाइफ को लगा दिया था, तब जाके वो जो रिल्म का इन्वेजन है उसे टेम्परली बंद कर पाए थे। और जो क्रिएटर था वो मेरे मास्टर से बचकर यहाँ पर जा चुका था। इस कारण से मैं उसे हमेशा ढूंढ रहा था, लेकिन वो रिल्म की मदद से हमेशा छुप जाया करता था। हम देखते हैं डुएन इस चीज के लिए काफी ज्यादा गुस्से में था। वो बताता है मैंने कई सालों तक उसके पीछे लगा रहा, और जो क्रिएटर था वो ह्यूमन को अपने सैक्रिफिशियल ऑफरिंग के लिए हमेशा से यूज करता था। और इस कारण से बस जो सील है डीमन डार्कनेस की उसे ब्रेक करना चाहता था। वो बताता है इसी कारण से मैंने उसे बहुत समय तक चेस किया, लेकिन मैं कभी भी उसे पकड़ने में सक्सेस नहीं हो पाया था। हम नीफेंग को देखने लगते हैं। वो कहने लगता है कि ये बंदा फोर्थ टर्न पावर हाउस है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो अपने आप को रिवील ना करता तो मैं इसको कभी भी नोटिस नहीं करने वाला था। वह बताता है इन दी एंड ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि जो मेरी लेवल है वो काफी ज्यादा कम है। अगर ऐसा ही चल रहा तो मैं आज ना कभी एक्सपोज तो होने ही वाला था, जैसा कि अभी यहाँ पर हुआ। तभी वो अपने एक्सप्रेशन को बदल लेता है, जो कि यहाँ डुएन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। वो सोचने लगता है कि अब जो बिग शॉट है वो सडनली इतने ज्यादा साइलेंट कैसे हो चुके हैं, क्या वो मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली साइलेंट करना चाहते हैं, जाकि उनके जो सारे के सारे ट्रेस हैं वो यहाँ पर मिट जाएं और वो मुझे यहाँ पर मारना चाहते हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो आगे कहता है बिग शॉट, वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने जो मास्टर का रिवेंज है वो मेरे जरिए यहाँ पर ले लिया। लेकिन वो आगे कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। हम नीफेंग को देखते हैं। वो कहने लगता है एक बंदा जो कि इतनी ज्यादा उसकी लेवल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी लेवल यहाँ पर कोई भी कम नहीं है। अगर ये अकेला ही किसी से फाइट करता है तो वो एक लोन वुल्फ के समान है। अगर मैं इसके जरिए अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बना लेता हूँ तो जो फ्यूचर में मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो वो उसके कुछ भी नहीं कहता, आगे बोलता है कि जो आज का मैटर है मैं नहीं चाहता कि तुम इस चीज को किसी को भी बताओ। डुएन कहता है कि मैं फाइन चीज को अच्छे से समझ चुका हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं जो आज का पूरा मैटर है उसे सीक्रेट रखूंगा। डुएन सोचने लगता है कि जो बिग शॉट का मैजिक है, जो डार्क पावर है उनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो किसी भी इनोसेंट को यहाँ पर हार्म नहीं करती। मोरोवर उन्होंने जो रियल और रियलिटी है उनके इन्वेजन को भी यहाँ पर रोका है और पूरी जो एंटायर सिटी है उसे भी बचाया है। तो वो डिसाइड करता है कि जो लो की पावर हाउस है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे इतने आसानी से गुस्सा नहीं होने दूंगा, मुझे यहाँ पर सारे मैटर को क्लियरली संभालना होगा। वो कहता है इतने ज्यादा पावरफुल पावर हाउस मेरी जो रिस्पेक्ट है उसे पूरी तरीके से डिजर्व करता है। और वह आगे ये भी सोच रहा था कि जैसे कि मेरे पास अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्प्लीटली तबाह हो चुकी है। वो बताता है कि मैं इसी जो क्योनियो सिटी है उसमें सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाता। और हम देखते हैं वो क्लोजली नीफेंग को फॉलो कर रहा था। तभी नीफेंग को एक फोन आता है जिसे वह उठा लेता है। जो क्यूआई टीचर था वह उन्हीं का फोन होता है। वो पूछती है नीफेंग आखिरकार तुम कहाँ पर हो। वह बताता है मैं टाउन से बाहर आ चुका हूँ और लेकिन मैं यहाँ पर वापस आने के लिए तैयार हूँ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। तो टीचर की ओर से बताती है कि यहाँ पर कुछ है जो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जब तुम वापस आ जाओ तो मुझसे बात करने के लिए जरूर से आ जाना। तो उनकी बात खत्म हो जाती है। नीफेंग सोचने लगता है आखिरकार जो टीचर है उन्होंने मुझे सडनली कॉल क्यों किया, वो इसी बारे में सोच रहा था। तभी हमें यहाँ पर सॉलिड
शैडो दिखाई जाती है। वो कहती है कि तुमने आखिरकार किस तरीके से बात की। हम देखते हैं जो टीचर क्यूआई थी वो उसी के सामने मौजूद थी। वो कहने लगती है कि उसकी टोन ऑफ कंजर्वेशन से तो ऐसा लगता है कि अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो ऑलरेडी यहाँ पर वापस आने के लिए तैयार है। तो जो सॉलिटरी शैडो थी वो कहने लगती है एक स्टूडेंट जो कि कुछ ही दिनों पहले अवेकेंट हुआ है, लेकिन वो इतनी जल्दी अपने फर्स्ट टर्न पर पहुंच जाता है। अगर मैं अपने जो टाइमली इन्वेस्टिगेशन को अगर अच्छे से ना करती और इस मैटर को ऐसे ही जाने देती तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उसके बारे में कुछ पता भी कर पाती। तभी टीचर कहने लगती है जो नीफेंग है उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो हमेशा से जो स्टडीज़ हैं उन्हें अच्छे से करते हुए आया है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके का बैड पर्सन होगा। सॉलिटरी शैडो है वो कहने लगती है मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो एक बैड पर्सन है, मैं तो बस जो चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत है उनको क्लियरफाई करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहती। तभी हमें कुछ टाइम पहले का दिखा जहाँ पर जो सॉलिटरी शैडो थी वह अपनी सुपीरियर के साथ मीटिंग कर रही थी। वो बताती है कि जो प्रीमियरी सिचुएशन है इस तरीके की वो चीज़ों को बता देती है। बताती है कि मैं अपनी जो रिसर्च है उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन पहले आप जो सुपीरियर हैं उनसे परमिशन लेना चाहती थी। वो सभी लोग इसी चीज के बारे में सुन लेते हैं। तभी जो लीडर था वो कहता है क्या इसके बारे में और कुछ कहना चाहती हो। वो मना कर देती है, लेकिन वो बताती है अगर पॉसिबल हो तो मैं टूट जो डिस्ट्रक्टिव स्पेल क्यून सिटी में हुई थी जो कि यहाँ पर म्यूटेंट्स के कारण हुई थी इस चीज को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। वो तीनों यहाँ पर उसकी बात को सुन रहे थे। तभी जो लीडर था वो कहने लगता है सुलन जो कि सॉलिटरी शैडो का नाम था, वो बताने लगती है कि तुम भी यहाँ पर एक म्यूटेंट हो, तुम इस बारे में क्या सोचती हो और आखिरकार तुम इस तरीके क्वेश्चन को कैसे पूछ सकती हो। वह बताता है कि जो म्यूटेंट होती हैं वो डार्क पावर को यूज कर सकती हैं और उनके जो ब्रेन है उनके लिए जो करस्पॉन्डिंग कोड्स उनका यूज करना पड़ता है। अगर कोई भी बंदा जो म्यूटेंट्स है ज्यादा पावर को यहाँ यूज करना चाहता है तो उसे ज्यादा कॉस्ट भी चुकानी होगी। क्या कोई भी ह्यूमन इस चीज को यहाँ पर बियर कर सकता है? अगर तुम अपनी ज्यादा डार्कनेस की पावर को यूज करोगे तुम अपनी लाइफ को भी गवा सकते हो, साथ ही में जो तुम्हारी सैनिटी है उसे भी कम्प्लीटली तबाह कर दोगे और इसी के बाद तुम इन द एंड एक न्यू मॉन्स्टर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। तुम्हारा जो तुम्हारी बॉडी है उसके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं रहेगा। वो बताता है अगर हम सबसे ऑर्डिनरी कॉस्ट को भी ले लें, अगर कोई बंदा केयरफुल नहीं रहता तो अगर वो म्यूटेंट बन जाता है तो इन द एंड उसका कोई भी इलाज नहीं है। म्यूटेंट बनने के बाद वो बंदा अपने आप को डार्क पावर से रिलीज नहीं कर सकता। इस चीज को जो सूलन होती है सॉलिटरी शैडो, अब से हम इसे सूलन ही कहेंगे, वो बड़े ध्यान से सुन रही थी और आगे कुछ भी नहीं कहती। जो लीडर था वो बताता है जो एक म्यूटेंट है वो इक्विवेलेंट होता है एक किंग लेवल थ्रेट को जो कि सिंपली यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी वहां पर एक और लड़का मौजूद था। वो कहने लगता है ओल्ड क्लासमेट तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती जा रही हो। जो किंग लेवल का म्यूटेंट होता है मैं तुम्हारी इमेजिनेशन को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। अगर तुम्हें स्टोरी बनाना इतना ही पसंद है तो आखिरकार तुम जो स्क्रीन राइटर है वो क्यों नहीं बन जाती। तो जो सूलन थी वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए कोई भी बाध्य नहीं हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तो बस जो पॉसिबिलिटीज उनके बारे में यहाँ पर बात कर रही। वो लड़का कहने लगता है क्या तुम अभी भी इस तरीके के प्रिटेंड कर सकती हो? तुम मुझसे आर्ग्यू करना क्यों चाहती हो? क्लियरली ये सारी की सारी तुम लोगों की गलती थी जो इस मैटर को यहाँ पर नहीं संभाल पाई। वो हंसते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी किंग लेवल का म्यूटेंट सच में मौजूद है तो मैं ही यहाँ पर उसके हेड को काटने वाला हूँ और तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर उसके हेड के जरिए से फुटबॉल कैसे खेली जाती है। और वो इस चीज को काफी ज्यादा लाइटली ले रहा था। तभी जो लीडर था वो कहने लगता है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो रिपोर्ट भेजी थी क्यूएन सिटी में वो पहले से ही देख ली है। हम सोचते हैं कि तुम उनके साथ काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करने वाली हो। अगर कोई ऐसा नेसेसरी सर्कमस्टेंस पड़ता है तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो सारे के सारे मैटर को ओवरटेक कर लेगी। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? और वो साथ में कहता है जो तुमने अपनी जो लोनली साइड जो रिक्वेस्ट की है, जो तुम्हें यहाँ पर मेन पावर को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हो, मैं उस चीज को अप्रूव नहीं कर सकता। तो जो सूलन थी वो कहने लगती है क्या इस कारण से कि तुम्हें मुझ पर यहाँ पर ज्यादा भरोसा नहीं है? तो लीडर कहता है ये इस कारण से नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा और यहाँ पर बियर करने की जरूरत है। तो जो सूलन होती है वो कुछ भी नहीं कहती। तभी उसकी जो साथी थी वो वहां पर आ जाती है और बताती है कैप्टन यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज है। जो यहाँ पर टेम्पल ऑफ रेडियंस था जो लॉन्गबाओ सिटी में था वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव मैजिक के द्वारा अटैक कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी टाइम के लिए नहीं है। लेकिन वो पूरा जो टेम्पल था वो कम्प्लीटली तबाह हो चुका है। जो टीचर क्यूआई थी वह कहने लगती है जब जो नीफेंग था वो मैंने बात की थी वो बता रहा था कि जो उसका टेस्ट का रजिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग लोकेशन थी वो यहाँ पर वही टेम्पल था। क्या ऐसा हो सकता? जो सॉलिटरी शैडो सूलन थी वो कहने लगता है ऐसा ही है। जो टेम्पल ऑफ रेजिस्टेंस नीफेंग भी वहीं पर मौजूद है। जो सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी।
आगे हमें लॉन्गबो सिटी दिखाई जाती है, जो कि पूरी सिटी थी उसके ऊपर एक बैरियर लगा हुआ था, जो कि अभी हमने देखा था उन्हें एक अलार्म सुनाई देती है। सभी लोग कहते हैं आखिरकार जो बैरियर है वो क्यों लगाया गया है, क्या जो सारी चीजें हैं वो ठीक है। बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं, उन्हीं के बीच में जो नीफेंग था और दुआन दोनों ही मौजूद थे। लोग कहने लगते हैं आखिरकार जो रेडियंट सन टेम्पल है उसके साथ क्या हुआ, किसी लोगों को कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहने लगते हैं मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है, जो मेरे लेग्स हैं वो तो काफी ज्यादा कांप रहे हैं। तभी एक जो सिटी का नाइट था वो वहां पर मौजूद था, वो सभी को चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि बैरियर लागे जा चुके हैं, जो कि हाई लेवल बैरियर है। कोई भी जो डार्क फोर्स है वो आउटसाइड से इस बैरियर को तोड़ नहीं सकती। इस कारण से डाउनटाउन एरिया है वो काफी ज्यादा सेफ है, तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। सभी लोग यहाँ पर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन भाई पूछते हैं तब भी आखिरकार क्या चल रहा है। जो दुआन था वो सोचने लगता है कि जो कमोशन पहले हमारी वजह से ट्रिगर हुआ था, उसने जो हाईएस्ट लेवल का डिफेंस है उसे ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है। वो काफी ज्यादा गंदा एक्सप्रेशन दे रहा था। वो कहता है ऐसा लगता है कि मैं बस जो अलर्ट है उसके हटने का यहाँ पर इंतजार कर सकता हूँ, तभी मैं घर वापस जा पाऊंगा। लेकिन तभी हम बैरियर ऊपर देखते हैं, आसमान से एक पोर्टल टाइप का कुछ ओपन होता है, जहाँ से हमें एक डीमन दिखाया जाता है और वह पोर्टल को बड़ा करने के बाद बाहर आ जाता है। वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे डीमंस मौजूद होते हैं। जो हायर डीमन था वो कहने लगता है तो अच्छा, ये जो ह्यूमन का वर्ल्ड है अपने एक बैरियर को देखता है। वो कहने लगता है ऐसा लगता है जो मैजिक बैरियर है वो लगाया गया है, आखिरकार वो इस बैरियर को लगाने के बाद क्या कर रहे होंगे। तभी जो दूसरा रीमन था वो कहने लगता है फॉरगेटेड, जो ह्यूमन है वो काफी ज्यादा फ्रेगल है और उनका जो बैरियर है वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। जो ह्यूमंस हैं हमेशा उन्हें टर्टल सेल के पीछे छिपना काफी ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं पोर्टल में से बहुत सारे जो लो लेवल के डीमंस थे वो भी बाहर आने लगते और उनको दो हार्डर लेवल के डीमन यहाँ पर लीड कर रहे थे। तभी जो डीमन था वो कहता है कि ये तो बहुत गंदी बात है कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। वो अपने सभी डीमन को सभी लोगों को यहाँ पर मारने के लिए कह देता है। जो सारे डीमंस थे वो आगे बढ़कर उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं। हम देखते हैं उन्हें उस बैरियर का कोई भी नई चीज नहीं हो रहा था। जो बैरियर था वो इतना ज्यादा हाई लेवल का होने के कारण भी उन लो लेवल के मॉन्स्टर को भी नहीं रोक पा रहा था। लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर जो नाइट था वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। तभी वो देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर आकर सारे ह्यूमंस को मारने लगते हैं। लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, पैनिक होने के कारण वो भागने भी लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या किया जाए। तभी जो एक बंदा नाइट के बाजू में मौजूद था वो कहने लगता है कि आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और जो बैरियर था वो तो हाई लेवल का था, वो आखिरकार कैसे टूट सकता है। नाइट कहता है कि बेट यहाँ पर जो बैरियर था वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, लेकिन आखिरकार वो अंदर कैसे आ सकते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि यहाँ पर धक्का देना बंद कर दो। हम देखते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डरने के कारण वो काफी ज्यादा भाग रहे थे। वो कहने लगते हैं मैं हर्ट हो चुका हूँ, हमें यहाँ से जाना है, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हम नीफेंग के आगे दुवेन को देखते हैं। वह अपनी पावर को यूज करता है और कहता है बॉस ऐसा लगता है कि ये एक और जो हाई इंटेंसिटी रिल्म इन्वेंशन है वो उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो फिर से होने वाली है। नीफेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो जो पहले कुंजियन सिटी में लास्ट नाइट हुआ था, दोनों ही चीज काफी ज्यादा सेम लग रही है। दुवाई कहता है क्या हमें इंटरवेंट करना चाहिए, तो नीफेंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो वो बोलता है, लेकिन तभी वो चुप हो जाता है। नीफेंग कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो सोचने लगता है जरा रुको, जो बॉस है वो इस चीज को काफी ज्यादा इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझसे सॉल्यूशन के बारे में क्यों पूछा। तभी वो कहता है नहीं, जो यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि बॉस अगर मेरे बारे में इस चीज से पूछ रहे, सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकते हैं। क्लियरली जो बॉस है वो मुझे यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हैं, आखिरकार मैं इस चीज को कैसे हैंडल करने वाला हूँ। वो कहता है मैं बॉस समझ चुका हूँ, तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। लेकिन जो नीफेंग था उसे तो इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दुआन है उसी ने सारी चीजों को अपने मन से बनाया था। वो कहने लगता है बेल यहाँ पर काफी ज्यादा पीपल मौजूद है, ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है कि अगर मैं इस चीज में इंटरवेंट करता हूँ, मुझे इसी बंदे को इस चीज को हैंडल करने देना चाहिए। तो वो भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लोग वहां से भागते हुए आ रहे थे, काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जो दुवन था वो भी उसी साइड जा रहा था। हम देखते हैं वहां पर एक हायर डीमन मौजूद होता है, उसके साथ एक आर्चर था, वो फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर उस चीज का कोई भी असर नहीं होता। वो बड़ी आसानी से उन सारे अटैक्स को डॉज करता जाता है। जो नाइट था वो भी उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही मिलकर उस डीमन को नहीं हरा पाते। वो अपनी पावर की मदद से उन दोनों को ही काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। जो बंदा था वो कहने लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, हम तो उसे टच भी नहीं कर पा रहे, ना ही हमारे वेपन का उसके ऊपर कोई भी असर हो रहा है।
तभी जो डीमन था वो उस बंदे को भी मार देता है। आगे चलते हुए कहता है ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो काफी ज्यादा फ्रेगल होते हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसे ह्यूमंस होने चाहिए थे जो कि यहाँ पर एक्चुअली में पावर हो, लेकिन इनकी जो पावर है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। तभी जो सारे लोगों से डरकर भाग रहे थे वो कहने लगते हैं मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है, हमें यहाँ पर भाग जाना चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। चिल्लाते हुए सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं उस डीमन के लास्ट में एक लड़की पड़ जाती है जिसे वो मारने वाला था। वो कहता है तुम सभी लोग रवेश हो और अपने स्वॉर्ड स्ट्राइक को यूज करता है, लेकिन तभी कोई आकर उसे रोक लेता है। जो उसकी स्ट्राइक थी वो बीच में रुक जाती है। डीमन काफी ज्यादा शॉक था, आखिरकार अब कौन आ गया है। तभी हम देखते हैं दुएन अपने डैगर की मदद से उस चीज को रोक लेता है, वो लड़की यहाँ पर बच जाती है। तभी जो डीमन था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। दुएन कहने लगता है ऑल्दो जो बॉस है वो इस चीज में इंटरवेंट नहीं करना चाहते और ना ही उन्हें अब मेरी प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत है, और जैसा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं अपने जो बॉस है उन्हें इन्वॉल्व पर्सनली करना नहीं चाहता, तो तुम्हें तो यहाँ पर मरना होगा। वो काफी ज्यादा यहाँ पर डेडली लुक दे रहा था। वो कहता है बॉस मैं तुम्हें यहाँ पर टेक केयर करने वाला हूँ। तभी जो नीफेंग था वो कहने लगता है क्या तुम मुझे बॉस करना बंद करोगे, ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। डीमन उनकी बातों को सुनने के बाद वो कहने लगता है कि तुम सारे के सारे लोग काफी ज्यादा रविश होते हो। वो यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसकी सीनियर इसको बिल्कुल भी समझ ही नहीं रहा था। तभी दुआन अपने एक ही अटैक में उस डीमन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और वह अपने मुंह से ब्लड को भी निकालने लगता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड था कि आखिरकार एक ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन तभी वह शॉक्ड होता है कि जो यहाँ पर दुआन था वो अपने असैसिनेशन टेक्निक का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को मारने के कारण ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा स्लाइस करने के कारण उस मॉन्स्टर को कई टुकड़ों में काट देता है। वो पूरा मॉन्स्टर मारा जाता है। इस कारण से हम देख जो वहां पर लोग मौजूद थे वो कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा किस लेवल पर मौजूद होगा कि उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है कि जो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वह उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है इसकी जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, प्रोबेबली ये एक हाई स्टार हिडन क्लास मौजूद होगा। हम देखते हैं जो सारे मॉन्स्टर थे वो मारे जाते हैं और वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजिव होता है। दुआन को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो बड़ी आसानी से उसे टेक केयर कर लेता है। हमें कुछ दुएन के बारे में बताया जाता है। उसकी लेवल 137 होती है, जो कि लेजेंड मार्शियल आर्टिस्ट ऑक्यूपेशन होता है, जो 5 स्टार हिडन क्लास था। उसकी पावर और उसका जो टैलेंट था वो दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। हम नीफेंग को देखते हैं, वो इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश लग रहा था और बहुत एक्साइटेड था। वो कहता है ये सारी चीजें काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थी। वो कहने लगता है लेकिन यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि जो यहाँ पर मॉन्स्टर लीडर है वो मारा जा चुका है। जो सारे के सारे मॉन्स्टर हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही समय है कि हमें स्ट्राइक बैक करना चाहिए। हम देखते हैं जो सारे मॉन्स्टर्स थे वो पोर्टल में से वापस जा रहे थे, लेकिन जो सारे ह्यूमंस वॉरियर थे वो उन्हें मारने के बारे में सोच रहे थे। वो उनका सामना करते हैं। तभी दुएन नीफेंग के पास वापस आ जाता है। वो कहने लगता है बॉस आप मेरे बारे में अब क्या सोचते हैं, क्या आप यहाँ पर और कुछ चाहते हैं जो कि मुझे करने की जरूरत है। लेकिन नीफेंग कहता है कि तुमने यहाँ पर अच्छा काम किया, और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। तभी जो लोग थे उन दोनों को देख रहे थे। वो कहने लगता है कि एक फॉर्मिडेबल फाइटर आखिरकार इतने यंग बंदे के सामने इतने ज्यादा रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकता है। क्या जो यंग मैन है वो और भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कैसे हो सकता है, उसकी एज के मुताबिक वो काफी ज्यादा यंग है। लोग कहने लगते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी जो प्रोमिनियंट फैमिली है उसका सन हो सकता है, जो कि एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हो, और जो बंदा है वो उसका गार्ड हो। तभी जो दुएन था वो अपने जो बॉस से मिली हुई लूट को देता है। वो बताता है कि बॉस आप इसे यहाँ पर एक्चुअली एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पर कहता है ये तो ऑरेंज ग्रेड के आइटम है, इवन अगर तुम इसे यूज नहीं कर सकते, अगर तुम इसको बेचोगे तो काफी ज्यादा तुम्हें 1000 ऑफ क्रिस्टल ईच के मिल सकते हैं। लोग इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। एक लड़की तो कहती है कि बॉस तुम्हें क्या मेड की जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ पर सर्व कर सकती हूँ। वो बताता है कि जो एजिलिटी स्किल की बुक है वो भी उस ड्रॉप में मिल जाती है। वो बताने लगता है बांग यू के लिए ये परफेक्ट होने वाली है, जो कि बिल्डिंग, और वो बताता है कि वहाँ पर एक जो शील्ड थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, उसे वह बेचने के बारे में सोचता है, जो कि डार्क शील्ड थी। तभी वहाँ पर जो नाइट था वो एक प्रीस्ट के साथ आ जाता है। नाइट बोलता है कि जो 2 माइटी वॉरियर्स हैं, अगर आपके पास समय है तो हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं वो अलग प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जो सिटी का मेयर था लॉन्ग बॉय सिटी का, वो वहां पर आ जाता है और दोनों को ही
पूरी सिटी को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वह बताता है मेरा नाम चाय दोमिंग है और मैं इस सिटी का मेयर हूँ। वह बताता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा फैमिलियर नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर लोकल में नहीं रहते। दुएन बताता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन जो अलर्ट के कारण हम दोनों यहाँ पर फंसे जा चुके थे और अभी हम यहाँ पर बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो मेयर था वो कुछ और ही सुन रहा था। वो सोचने लगता है कि जो नीफेंग है वो एक्चुअली में कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि आखिर हम लोग क्यों आए हैं। उसका मतलब ये था कि उन्हें पता था कि यहाँ पर जो सीक्रेट रिल्म का इन्वेशन है वो होने वाला है और हम इसी चीज को यहाँ पर क्लियर करने के लिए आए हैं। जो मेयर था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहने लगता है कि अगर इसका ये मतलब है कि जो हाईएस्ट लेवल अलर्ट है वो इन्हीं के कारण ट्रिगर्ड हुआ होगा। लेकिन तभी वो घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर मुझे माफ कर देना, ये हमारा फॉल्ट था कि अगर हमने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया हो और जो सारी की सारी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है उसके लिए भी मैं यहाँ पर माफी मांगता हूँ। लेकिन जो नीफेंग था वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह रहा और इन चीजों में तुम्हारी कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है। और वो मन में कहता है एक्चुअली जो सारी की सारी प्रॉब्लम है वो मेरे कारण हुई है। तभी जो मेयर एक बंदे को कहता है जो फ्लाइट स्ट्रॉल है जो कि मैंने अभी खरीदा था उन्हें लाने के लिए, और जो नीफेंग है उसे ऑफर करने के लिए कहता है। और वो बोलता है कि ये सारी की सारी जो हमने गलती की है उसकी अपोलोजाइज करना होते हैं। वो बंदा जाता है और जो सारे सामान को लेने के लिए, लेकिन जो नीफेंग था वो इस चीज से काफी ज्यादा शॉक था कि क्योंकि जो फ्लाइट स्क्रॉल होता है वो काफी ज्यादा रेयर आइटम माना जाता है, वो तो यहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिलता और जो उनके पार्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। वो सोचने लगता है ऑल्दो यहाँ पर वो एक सिंगल टाइम यूज करने के लिए है, लेकिन वो एक ही समय में काफी ज्यादा जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसे ट्रेवल करने में काफी ज्यादा कन्वीनियंट और फास्ट भी हो सकता है। तभी मेयर कहने लगता है बॉस हमारे पास एक बहुत ही अनप्लीजेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे पूरा कर सकते हैं तो हम बहुत ज्यादा शुक्रिया होंगे। वैसे भी पूरी जो सिटी है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, अगर आप कुछ दिनों तक जो लोंगवाई सिटी है उसमें रह सकते तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया होता, हमारे लिए अच्छा होने वाला था। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी जो सारी डिफेंस फोर्स हैं वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, हमें कुछ टाइम की जरूरत है। लेकिन जो नीफेंग था वो मना कर देता है। वह बताता है जो मेरा शेड्यूल है वो काफी ज्यादा टाइट है और जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है मैं उसे फुलफिल नहीं कर सकता। वह कहने लगता है जो मेरा जॉब ट्रांस सर्टिफिकेट मिशन है वो मुझे 3 दिन के कंप्लीट करना है, अगर मैं और भी ज्यादा डिले करता हूँ तो जो मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है मैं उसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो हम फिर से देखते हैं मेयर कुछ और ही सोच रहा था। वो कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। नीफेंग यहाँ पर कुछ भी कहता है, लेकिन जो मेयर था वो अपने ही हिसाब से उसके शब्दों को ट्रांसलेट करने लगता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहने लगता है इंडीड मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तभी वो बंदा सारी चीजों को लेकर आ जाता है। मेयर उसे जो स्क्रॉल था वो दे देता है, साथ ही में वो एक ब्लैक कार्ड को जो सुप्रीम ब्लैक कार्ड होता है योनचंग ट्रेडिंग पोस्ट से वो अपने अप्रिसिएशन के लिए एक टोकन दे देता है, मतलब कि वो एक एटीएम कार्ड के समान था जिसमें बहुत सारा पैसा मौजूद था। इस चीज को देखने के बाद नीफेंग काफी ज्यादा फिर से सरप्राइज हो जाता है। वो कहने लगता है मैंने पहले सुना था जो सुप्रीम ब्लैक कार्ड होता है जो यानचंग ट्रेडिंग पोस्ट का था वो यहाँ पर जो कुछ ही लोग होते हैं जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल होते हैं उन्हीं को ग्रांट किया जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज को शो करता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मुझे मिल जाएगा। नो वंडर जो मेयर है वो इस चीज को अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वह फ्लाइट स्क्रॉल है वो भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। जो बंदा है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और काफी ज्यादा वेल्दी भी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वह कार्ड को यहाँ पर रख लेता है और कहता है मेयर तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। मेयर सोचने लगता है कि उसने तो यहाँ पर रख लिया, अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। तभी यहाँ पर जो मेयर था वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, फ्यूचर में अगर लोंगवॉक सिटी अगर ऐसे डेंजर को एनकाउंटर करने वाली है तो क्या हम जो फ्यूचर है बॉस से हम यहाँ पर मदद मांग सकते हैं। वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा, लेकिन तभी नीफेंग कहता है कि नो प्रॉब्लम, जब भी अगर हमें यहाँ पर टाइम रहेगा तो हम तुम्हारी सिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो नाइट मेयर और जो प्रीस्ट और जो एक बंदा और मौजूद था वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि जो बॉस है वो फाइनली एग्री कर चुके हैं, जो लोंगबाओ सिटी है वो हमेशा के लिए सिक्योर रहेगी। और हम देखते हैं वो दोनों ही अपने फ्लाइटिंग स्क्रॉल का यूज करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। नीफेंग काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी हमें क्योन्यो सिटी में जो ट्रांसफर क्लास का हॉल होता है उसे दिखाया जाता है। जो बांगयू के टीम मेंबर्स थे वो वेट कर रहे थे। वो कहने लगते हैं वो वापस आ चुके हैं, हम जाओ। और बांगयू दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करके लेने के वापस आ रहे थे। लेकिन तभी जो बांगयू थी वो शॉक्ड हो जाती है। ऊपर देखती है जहाँ से जो दोयान और यांगफेंग दोनों गुजरे हुए थे। वो कहने लगती है कि ये कुछ ज्यादा ही फीलिंग फेमिलियर लग रही है और ऐसा लगा कि जो मैजिक पावर थी वो नियांगफेंग की थी। लेकिन तभी जाओ कहने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर पक्का लगता है जो फ्लाइटिंग स्क्रॉल है उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 ऑफ क्रिस्टल है। आखिरकार जो नीफेंग इतना ज्यादा पुअर बंदा है वो इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकता है। वैसे भी वो अभी अभी अवेकेंड हुआ है और क्या तुम्हें लगता है कि वो क्लास ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्मेशन हॉल में अभी क्या कर रहा होगा। लेकिन इस बात से जो बांग यू थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है अगर तुमने यहाँ पर नीफेंग के बारे में फिर से कुछ गलत बोला तो तुम ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस लुक दे रही थी। इस चीज को देखने के बाद जो जाओ था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है डैम इट, आखिरकार हर बार मैं उस जो लूजर बंदा है, जो बर्थलेस पर्सन है, उसके बारे में क्यों बात करने लगता हूँ। आखिरकार वो मेरे से कंपेयर कैसे कर सकता है। तभी उसकी टीम में जो लड़की होती है वो आ जाती है और पूछने लगती है कि जो तुम्हारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन टास्क था आखिरकार वो कैसे चल रहा है। जो बांग यू और वो दोनों पास में आ जाते हैं। जाओ कहने लगता है कि मेरा जो ए ग्रेड का था वो टास्क यहाँ पर रिलीज हुआ है, अनफॉर्चुनेटली जो एस ग्रेड का टास्क था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। अभी जो मस्कुलर एक्स गाय था वो कहने लगता है ये ग्रेड की जो यहाँ पर क्वालिटी है वो भी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा लकीएस्ट पर्सन होते हैं उन्हें एस ग्रेड का जो टास्क है वो प्रोवाइड किया जाता है। तभी एक और बंदा जो मौजूद था जो कि हमेशा जाओ की सपोर्ट करता है वो कहने लगता है कंप्लीटिंग सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन 18 साल की उम्र में ये काफी ज्यादा सुपरनोवा है। तुमने तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ पर मिलने वाला। वो बताता है ए ग्रेड का टास्क काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तभी जो लड़की थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी और बांग यू से पूछती है आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें कौन सा टास्क मिला है। बांग यू कुछ और ही सोच रही थी। उसके इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखने के बाद उसकी पूरी टीम के एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं आखिरकार इसके इस एक्सप्रेशन के साथ ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा लो लेवल का जो टास्क है वो ड्रॉ हुआ है, क्या बोल सी लेवल के भी नीचे। जो जाओ था वो मनी मन खुश हो रहा था और कहने लगता है कि आखिरकार तुम पहले से जीनियस गर्ल क्यों ना कहलाई जाती हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ अब पीछे रह जाती हो तो तुम्हारा जीनियस होने का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर टास्क होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर किसी के भी एट्रीब्यूट को बाउंस करने के लिए जो बोनस पॉइंट होते हैं उन्हें बढ़ा देते हैं और उस लोग बहुत सारी स्किल को भी अनलॉक कर देते हैं। अगर तुम्हें अच्छा टास्क नहीं मिलता तो तुम्हारी जो स्किल की पावर है वो काफी ज्यादा कम होती है। तभी वो कहता है यूनर अगर तुम्हें यहाँ पर किसी चीज के लिए काफी ज्यादा अपसेट हो तो तुम्हें यहाँ पर वर्क हार्ड करने की जरूरत है और तुम फ्यूचर में मुझे कैचअप कर सकती हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करूंगा। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ इस चीज को शो कर रहा था। वो कहने लगता है जैसे कि कहावत है कि अगर हमें जो सीवेक्स टास्क है वो मिल जाता है तो हम काफी ज्यादा पीछे हो सकते हैं अपनी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन तभी बांग यू कहती है कि मुझे अपसेट होने की कोई भी जरूरत, और क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अपसेट नहीं हो कि तुम्हें सिर्फ ए ग्रेड का टास्क मिला है, और आखिरकार मैं अपसेट क्यों होने वाली जबकि मुझे एक एस ग्रेड का टास्क मिला है। इस चीज को देखने के बाद मतलब कि सुनने के बाद वो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो जो लड़की थी वो कहने लगती है तो आखिरकार जो तुम अभी एक्सप्रेशन बना रही थी वो किस तरीके के एक्सप्रेशन थे। वो कहने लगती है क्यों, वो इसलिए था क्योंकि जो मेरी सिचुएशन है वो तुम लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। वह बताती है जो मेरा टास्क है उसने एक यहाँ पर हिडन प्रोफेशन हिडन क्लास को अनलॉक कर दिया है जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। तभी जो जाओ था वो कहने लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, जब तुम यहाँ पर अवेकन की थी तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो ऑलरेडी डिटरमाइन हो जाता है। मैंने कभी भी नहीं सुना कि एक हिडन प्रोफेशन तब ट्रिगर किया जा सकता है कि जब हम अपने प्रोफेशन को चेंज कर रहे हो। वो कहने लगता है यूनिट तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई होगी। तभी हम देखते हैं बांग यू ट्रांजिशन फॉर्मेशन में दिखाई जाती है जो कि अपने अवेकनिंग टास्क को ले रही थी। तभी उसे मिलता है जो प्रोफेशन वो की जो शैडो ऑफ वेनगार्ड का एम्बलम था उसके कारण हिडन प्रोफेशन को ट्रिगर कर देता है। हमें बताते हैं जो उसका करंट प्रोफेशन था वो स्विफ्ट आर्चर का, लेकिन वो अपग्रेड करने के बाद ऑर्डिनरी वो एडवांस प्रोफेशन में चेंज कर दिया जाता है जो कि शैडो ऑफ वेनगार्ड है। हमें बताते हैं उस चीज को एक्टिव करने के लिए जो वेनगार्ड का एम्बलम होता है उस चीज की जरूरत होती है, और वह इस चीज को देखने के बाद पहले काफी ज्यादा शॉक्ड हुई थी। वो कहने लगती है आखिरकार क्या चल रहा है, मैंने इस तरीके जो इंटरफेस है वो पहले कभी भी नहीं देखा। वो काफी ज्यादा शॉक्ड थी और वो कहने लगती है जो वेनगार्ड का एम्बलम है वो तो मुझे निंग फेंग ने मुझे पहले से दिया था। वो शॉक्ड होती है। वो कहने लगती है कि निंग फेंग को पहले एक्चुअली में मालूम था इस चीज की यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जा सकता है। वो सोचने लगती है कि जब उसने मुझे दाग दिया था वो काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट। वो काफी ज्यादा यहाँ पर शर्मा जाती है। वो कहने लगती है उस टाइम पर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, क्या उसे पहले से पता था। लेकिन वह कहती है तुम्हारा शुक्रिया गिफ्ट के लिए, और वह उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी लेकिन अभी वह चिंता में होती है। वो कहने लगती है कि इस तरीके की बातें हैं जो मेरे साथ हुई थी। तभी वो कहने लगती है यू आखिरकार तुम इतने कैजुअली इस तरीके के डिसीजन को कैसे ले सकती हो। तभी जो जाओ था वो भी रोने लगता है और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार जो शैडो ऑफ वेनगार्ड है वो कौन सा प्रोफेशन है, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सुना। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी जब तुमने अपने प्रोफेशन को चेंज किया था? सच में यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें कोई एरर होगा। अगर तुमने यहाँ पर कभी भी गलत चॉइस को यूज
कर लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो तब इस बात को सुनने के बाद बांग यू कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में और जो मेरे अफेयर्स हैं उनमें टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है। जाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो कहने लगता है लेकिन मैं तो बस तुम्हारे ही भले की बात कर रहा था, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी जो एक्समैन था वो कहने लगता है कि मैं तो वैसे भी काफी ज्यादा एनवी, आखिरकार किसी के पास यहाँ पर 5 स्टार हिडन प्रोफेशन, वो भी यहाँ पर एडवांस प्रोफेशन कैसे हो सकता है। उसके जो आधे टीममेट्स थे वो काफी ज्यादा खुशी थे। जो लड़की थी वो कहने लगती है कि जो नीफेंग है मैं भी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है वो बनना चाहती हूँ। तभी जो जाओ था वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और सोचने लगता है कि आखिरकार जो एम्बलम है वो इस तरीके की चीजों को कैसे चेंज कर देता है। मैं भी यहाँ पर कुछ लोगों को ढूंढने के लिए लगाऊंगा, वो एम्बलम मुझे भी चाहिए। वो बोलता है कि आखिरकार कितने भी पैसे का क्यों हो, लेकिन मैं फादर की मदद से उस चीज को यहाँ पर जरूर से फाउंड कर लूंगा और आखिरकार उसे पाना कितना भी ज्यादा डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन उस चीज को मेरे पास तो आना ही होगा। तभी हम एक और एम्बलम देखते हैं जो कि होली एम्बलम था और वो नीफेंग के पास था। वो बताता है वो किसी के भी स्टेमिना को +5 और +5 यहाँ पर किसी के भी एट्रीब्यूट स्प्रेड पॉइंट को बढ़ा देता है, जो कि कंज्यूमेबल ऑरेंज ग्रेस का एक कंज्यूमेबल एम्बलम होता है। जो नीफेंग था वो उसे कंज्यूम कर लेता है और जो उसका एस लेवल का मिशन था इस कारण से कंप्लीट हो जाता है और जो प्रोफेशन चेंज था वो स्टार्ट हो जाता है। इस बात से नीफेंग काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार किसने सोचा था कि यहाँ पर ना केवल ये मेरे जो एट्रीब्यूट पॉइंट है उन्हें सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा, बल्कि मेरी जो पैसिव स्किल्स हैं उनको भी ऐड कर देगा। वो बोलता है कि जो मैनिपुलेशन फॉरबिडन स्किल्स की होती है वो आखिरकार वो किस लेवल की बढ़ जाएगी जब मैं इसको यहाँ पर अचीव कर लूंगा। हमें बताते हैं जो उसकी पैसिव स्किल मास्टरी ऑफ डार्कनेस का कंट्रोल था, जो पावर ऑफ डार्कनेस होती है वो ग्रेटली काफी ज्यादा लेवल तक बढ़ जाती है और उसे यहाँ पर एक्यूरेटली फॉरवर्डन स्पेल को मैनिपुलेट करने की पावर दे देती है। मैं चिल्लाते हुए कह रहा था ये तो काफी ज्यादा परफेक्ट है और नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज को यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। दुआन वहीं बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कोई आ जाता है, वो और कोई नहीं सोलिटरी शैडो सूलन थी। वो उस बंदे को देखकर कहने लगती है कि ये वही फाइटर नहीं है जो कुछ हमें लास्ट टाइम मिला था। आखिरकार वो नीफेंग के साथ क्या कर रहा है और उसे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नीफेंग को यहाँ पर गार्ड कर रहा है। बस सोचने लगती है अकॉर्डिंग टू मेरी इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ये पर्सन यहाँ पर अपनी यंग एज के होने के बावजूद जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 4th ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही है। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम इसे नेशनल स्केल पर भी देखें तो इसके जैसे जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। वो सोचने लगती है हाउएवर अकॉर्डिंग टू मेरे स्टाफ जो यहाँ पर बंदा जब सिटी के अंदर एंटर करता है तो ये फाइटर हमेशा नीफेंग को फॉलो करते हुए दिखाई दिया था, जो कि काफी रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के साथ नीफेंग के साथ घूम रहा था। वो इसी बारे में सोच रही थी और टीचर क्यू से कहती है तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा सिंपल नहीं है। वो बोलने लगता है टीचर क्यू ये अब तुम्हारी बारी है। तभी नीफेंग और यहाँ पर दुआन वापस बाहर आ जाते हैं और टीचर क्यू यहाँ पर सुलन से कहती है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं जाती हूँ नीफेंग के साथ सारे मैटर को यहाँ पर कंफर्म कर लेती हूँ। तभी वो नीफेंग के सामने पहुंच जाती है और बोलती है कि यहाँ पर मुझे पता है कि वो कभी भी यहाँ पर गलत काम नहीं करेगा और ना ही वो हमारा कोई एनिमी बनने वाला है। तभी हमें यहाँ पर नीफेंग दुआन को देखते हैं। वो खुशी खुशी बातें करके यहाँ पर जा ही रहे थे। तभी नीफेंग को कोई बुलाता है। वो देखता है जो कि टीचर क्यू थी। वो कहने लगता है हाँ मैं तो इस बारे में तो भूल ही गया था, पहले आपने मुझे मिलने के लिए फोन किया था, आखिरकार यहाँ पर क्या मैटर था जो आप मुझे बताना चाहती थी। टीचर क्यों कहने लगते हैं पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं मैं तुमसे बात करना चाहती थी और इन चीजों के लिए मुझे तुमसे मिलना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन तभी जो दुआन था वो कहता है बॉस मैं यहाँ पर कुछ दूर जाकर वेट करता हूँ और वो वहां से चला जाता है। जो नीफेंग था वो समझ जाता है दुआन ने उसे गलत समझ लिया है। तभी जो टीचर थी वो कहने लगती है इस कारण से जो नीफेंग था वो घबराया हुआ था। वो हंसते हुए कहने लगता है कि उसे कि आप बारे में बात मत कीजिए, वो बस यहाँ पर जोक कर रहा था। वो इस बात को टाल देता है। तभी टीचर पूछने लगती है नीफेंग तुमने अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है क्या नहीं, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया। तभी इस बात को सुनने के बाद नीफेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सोचने लगता है कि ऑल्दो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज को सीक्रेट रख पाऊंगा, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इस चीज के बारे में लोगों को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। और वो आगे कहता है जो टीचर की हुआ वो मेरी फैमिली तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी हमेशा से मदद की है। वो ही यहाँ पर एक कुछ लोगों में से है जिन्हें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो कभी भी मुझे हार्म नहीं पहुंचाने वाली। तो वो उसके लिए हाँ कर देता है। वो कहने लगता है कि बिकॉज इसे एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं लोगों की जो अट्रैक्शन है उसे हासिल नहीं करना चाहता था। तो टीचर कहने लगती है कि मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ
ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो सकता है, लेकिन मैं तब भी इस चीज़ को अच्छे से कंफर्म करना चाहती हूँ। वो बताती हैं क्या तुम्हें यहाँ पर कभी भी जो पावर ऑफ डार्कनेस उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुई हो कि नहीं। जो नीफेंग था वो उस डार्कनेस की पावर को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वह फिर भी कहता है कि आप इस चीज़ से क्या कहना चाहती हैं। मन में सोच रहा था गुडनेस, क्या उन्हें यहाँ पर सिस्टम और के इशू के बारे में पता चल चुका है और क्या मैं यहाँ पर एक्सपोज्ड हो चुका हूँ। तभी टीचर क्यों कहने लगती है कि जैसा कि तुम्हें पता है इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ें मौजूद है जो रिल्म ऑफ इन्वेंशन है, जो रियलिटी के साथ मर्ज हो जाती है। वो अभी कंटिन्यूसली देखने के लिए मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है। और वो बताते हैं कि बहुत सारे पीपल डार्कनेस की पावर के कारण अफेक्टेड हुए हैं, जो कि यहाँ पर न्यू जो म्यूटेंट्स है उनमें ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। उसे यही लग रहा था कि इसकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ती जा रही है, इसका तो यही मतलब है कि वो यहाँ पर डार्कनेस की पावर को यूज़ कर सकता है, जो कि ऑर्डिनरी बंदों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसकी बात को सुनने के बाद नीफेंग कहने लगता है, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं और मैं यहाँ पर कोई म्यूटेंट नहीं हूँ। वो कहने लगता है जो म्यूटेंट वैसे भी वो अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर ऑथोराइज किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, और मैं उनके साथ कोई भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तभी जो टीचर होती है वो एक क्रिस्टल को निकालती है। वो बोलने लगती है, मैं यहाँ पर आशा करती हूँ कि तुम मेरे साथ इस चीज़ में और जो टेस्ट है उसमें कोऑपरेट करने वाले हो। वो क्रिस्टल था, उसे देखकर नीफेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि तुम्हें अपने जो पावर है इस क्रिस्टल के अंदर इंजेक्ट करना है और ये बता सकती है कि आखिरकार तुम कितनी ज़्यादा डार्कनेस की पावर को यूज़ कर सकते हो और जो पावर है तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा है। नीफेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। वो सोच रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूं, लेकिन तभी जो टीचर क्यों आई थी वो महसूस कर लेती है कि जो नीफेंग के एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं और वो इस चीज़ में हेजिटेट कर रहा है। लेकिन तभी नीफेंग हंसते हुए कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है मैं इस सिचुएशन में आया हूँ, इस कारण से मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नर्वस हूँ। लेकिन वह उस क्रिस्टल को टच करने लगता है। हम देखते हैं उसके टच करते ही वहाँ पर पावर रिलीज होने लगती है और कुछ ही समय बाद जो स्टोन था वो सेटर्ड हो जाता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा तो नीफेंग डरा जाता है। वो कहने लगता है ये तो टूट गया। जो टीचर थी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी हो जाती है। नीफेंग कहने लगता है टीचर आखिरकार क्या चल रहा है, और उसके तो यहाँ पर बत्ती ही गुल हो चुकी थी। वो कहने लगता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ टाइम पहले हमें बताया जाता है कि जो सॉलिटरी शैडो सुयान, वो कहने लगती है जो डीमन क्रिस्टल था वो किसी के भी सेंसिटिव डार्कनेस पावर को यूज करने के लिए, मतलब कि सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। जो अथॉरिटीज थी इसी तरीके से म्यूटेंट को फाइंड करती, वह इस क्रिस्टल को टीचर की को दे देती है। वह काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डरा रही थी क्योंकि जो पावर ऑफ डार्कनेस थी उसके साथ वो अफेक्टेड नहीं होना चाहती थी। जो सूलन थी वो बताती है कि जब तुम अपने पावर को इसके अंदर क्रिस्टल के इंजेक्ट करते हो, जो क्रिस्टल है वो सेक होने लगता है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी पावर होने वाली है उतनी ही ज़्यादा तरीके से वो सेक करेगा और उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी पावर ऑफ डार्कनेस होगी। वो सोचने लगती है ये सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया था कि अगर जो क्रिस्टल टूट जाता है तो आखिरकार इस चीज़ का क्या मतलब है। वो हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वह इसकी चीज़ के आगे कुछ भी नहीं सोच पा रही थी।